मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इस वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक। कुछ लोगों की मांग के कारण मैंने आज ये मौलिक अधिकारों का टॉपिक लिया है आपको बताने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का अर्थ, ये मौलिक क्यों है, साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है और मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण क्या होता है। इस वीडियो में हम आज ये 4 बातें देखेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। मतलब संविधान के द्वारा ये मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं और आप देखेंगे भारतीय संविधान में भाग संख्या 3 में ये अधिकार हमें दिए गए हैं, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा चुका है कि मूल अधिकार किसमें दिए हैं और मूल कर्तव्य किसमें दिए हैं। ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसमें अनुच्छेद 12 में इसका अर्थ और परिभाषा बताई गई है। अब देखिए मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो संविधान द्वारा मौलिक रूप में हमें प्रदान किए गए हैं। ये जीवन के लिए मौलिक हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जा रहा है, और जिनके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाता है या पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि आप इसका अर्थ या परिभाषा इस रूप में लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और संविधान द्वारा हमें मौलिक रूप से प्रदान किए गए हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो आगे देखिए ये मौलिक क्यों है। अब इनका जो नाम रखा है मौलिक अधिकार, तो इसमें मौलिक का अर्थ क्या है, ये मौलिक क्यों कहा गया है इनको। तो इसमें 4 बातें महत्वपूर्ण है जानने की। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें संविधान द्वारा दिए जाते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, और इनके बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, इसलिए भी इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, और इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज आप इनके अर्थ में भी समझ सकते हैं कि ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और जिनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि पहली बात हो गई कि ये संविधान द्वारा दिए गए हैं इसलिए ये मौलिक हैं। दूसरी बात है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिससे इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी समाज है या कोई भी सरकार इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये आपको संविधान द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए राज्य का हस्तक्षेप भी इसमें नहीं हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि ये न्याय योग्य हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग्य हैं, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति और समाज का हर व्यक्ति इसको मानने के लिए बाध्य है। तो ये थी 4 महत्वपूर्ण बातें कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों है। आगे हम पढ़ेंगे साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। अब देखिए साधारण कानूनी अधिकार, ये जो अधिकार हैं वो किसी भी राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं साधारण कानूनी अधिकार, और मौलिक अधिकार हैं वो संविधान द्वारा दिए गए हमें। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको देखनी है कि साधारण कानूनी अधिकार मौलिक अधिकारों में अब देखेंगे पहला अंतर क्या है। 2 महत्वपूर्ण अंतर मैं बताने वाली हूँ। पहला अंतर है कि ये जो साधारण कानूनी अधिकार हैं वो किसी भी सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इनमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन सिर्फ एक ही शर्त पे किया जाता है, यदि संविधान में संशोधन किया जाएगा तभी मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा इनमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि साधारण कानूनी अधिकार, अब देखिए इन मौलिक अधिकारों में तो संशोधन संसद द्वारा या संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार जो साधारण दिए गए उनमें विधानमंडल संशोधन कर सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हमने जानी है कि इनमें अंतर क्या है। तो ये तो साधारण कानूनी अधिकार राज्य सरकार बना रही है और मौलिक अधिकार हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं और जिसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साधारण कानूनी अधिकारों में राज्य का हस्तक्षेप
हो सकता है, राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में जब भी हमें संशोधन करना है तो हमें संविधान में संशोधन करना होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। तो मौलिक अधिकार कितने दे रखे हैं आप जानते होंगे कि 44वां संविधान संशोधन जो था उसके पहले ये जो मौलिक अधिकार है इनकी 7 श्रेणियां थी। 7 श्रेणियां थी। इसमें 7वीं श्रेणी थी संपत्ति का अधिकार, यानी कि 7 श्रेणियां जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। जब 44वां संविधान संशोधन आया, 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। टोटल मौलिक अधिकार हमारे पास 6 हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। यहां पर पहला अधिकार हो जाएगा हमारे पास समानता का अधिकार। इसके मिटा के लिख देती हूं मैं। मौलिक अधिकारों में पहला हो जाएगा समानता का अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए 14 से 18 में इसका है, तो अगला हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे तो आप नाम से समझ गए होंगे, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है इसमें संविधान द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। इसके बाद है 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला है, अंतिम है 6ठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो ये हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, और अंतिम में 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसे ही संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये है मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। यहाँ पर कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपने अभी तक देखा है मौलिक अधिकारों का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक क्यों हैं? आप देखिए, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और संविधान द्वारा मूल रूप से प्रदत्त हैं, इनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और ये न्याय योग्य है। ये 4 बातें हमने जानी थी। तीसरा है साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर हमने पढ़ लिया है। अंतर हमने देखा है कि ये कानूनी अधिकारों को विधानमंडल संशोधित कर सकती है और मौलिक अधिकारों में संशोधन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, और कानूनी अधिकारों को राज्य सरकार बनाती है, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। आगे आपने लास्ट में देखा है कि वर्गीकरण क्या है, तो ये 6 प्रकार के हैं। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व इनकी 7 श्रेणियां थी, जिसमें 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके अनुच्छेद हमने लिखे हैं। आगे इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी
आगे देखिए, पहला है समानता का अधिकार। इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता रही हूँ। ये दिया गया है 14 से 18 में। तो इसमें अनुच्छेद मैंने लिखे हैं 14, 15, 16, 17, 18। इनमें क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। यानी कि हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है। कोई भी व्यक्ति है, दो व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसी भी वाद विवाद के लिए या कोई भी अब केस वगैरह होता है तो उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता और समान संरक्षण की बात यहाँ पर कही गई है। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, मत अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था या धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, मत और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सभी की समान पहुंच होगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस जाति वाला यहां नहीं जा सकता, इस जाति वाला यहां नहीं जा सकता। यहां पर ये चीज बताई गई है कि धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग यानी कि वो स्त्री है या पुरुष है, उसकी जाति क्या है, वो किस मत को मानने वाला है या वो कहाँ का रहने वाला है, इस आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 16। 16 में कहा गया है लोक नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता, यानी कि जो भी लोक नियुक्ता निकलती है, सरकारी भर्तियां हैं, उसमें हर एक व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा। ये बात यहाँ पर की गई है। इसमें कोई विशेष चीज नहीं चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद दिए गए हैं। जैसे आप जानते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी हमारी सरकार ने बांट रखा है, तो वो चीज इसकी अपवाद में आती है अनुच्छेद 16। यानी कि लोक नियुक्ति के मामले में जो अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है वो सभी को समान रूप से दिया गया है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार ऐसा कानून बना सकती है, ऐसा निर्णय ले सकती है कि विशेष इस इलाके के लिए निकाली गई भर्तियों के लिए वहां के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना या फिर उस क्षेत्र के उत्थान के लिए सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये आप देखिए, इसका क्वेश्चन भी बन चुका है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो कानून बना था 55 में, उसमें अनुच्छेद 17 में ये संविधान द्वारा हमें समानता के अधिकार के अंतर्गत ये दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, यानी कि छुआछूत की भावना का अंत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति या जाति को हीन नहीं समझना है। छुआछूत की भेदभाव या कुएं पर, टांके पर उनको पानी भरने से रोकना या किसी विशेष प्रकार के मंदिर में उनको आने से रोकना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें उनको अधिकार दिया गया है कि वो कहीं भी आ सकते हैं। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। तो ये संविधान में समानता के अधिकार में हमें 18वें अनुच्छेद में दिया गया उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उसको कोई भी उपाधि दी गई है, जैसे पहले राय बहादुर की उपाधि थी, उसको गवर्नमेंट ने 1955 में बंद कर दिया गया था। तो उपाधियों का अंत, ये कोई भी उपाधि व्यक्ति को दी जाती है, उसको जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण भी दिया जाता है, तो उसको वो उपाधि के तौर पर यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर ये चीज बताई गई है। अनुच्छेद 14 से 18 में हमने समानता के अधिकार को देखा है। आगे देखिए, नेक्स्ट अधिकार है समानता के अधिकार के बाद हम देखते हैं अगला अधिकार। आगे देखिए, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हम देखेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। आप देखिए, इसका प्रश्न आज रखा था। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन दिया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी भी जगह वो भाषण, अभिव्यक्ति अपनी दे सकता है, किसी भी प्रकार से दे सकता है। भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पे वो रह सकता है, कहीं भी आना जाना कर सकता है। पूरे भारत राज्य में वो कहीं भी गमागमन के लिए आवश्यक रूप से यहाँ पर हमें अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए किसी प्रकार का निषेध नहीं है। दूसरा है अनुच्छेद 20 में आपराधिक संरक्षण। आपराधिक संरक्षण क्या बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो दोषी तो है, लेकिन उसे मनमाने ढंग से सजा नहीं दी जा सकती। उसकी सजा जो कानून तय करेगा, जो अदालतें तय करेगी, वही सजा उसे दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था उसे मनमाने ढंग से, अवैध रूप से सजा नहीं दे सकती है। तीसरा है अनुच्छेद 21, यहाँ पर दिया है जीवन रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो अपनी जीवन रक्षा करना, हाँ, किसी भी परिस्थितियों में, और व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है वो अधिकार हमें अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ये मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 21, क्योंकि यहाँ पर जीवन रक्षा का अधिकार दिया गया है।
अंतिम में अनुच्छेद 22 है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कारावास निवारण और सुरक्षा उपाय। ये कारावास निवारण क्या कह रहा है कि कुछ मामलों में जो गिरफ्तारी है वो, जैसे महिलाओं को आप देखिए शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और महिलाओं के द्वारा ही गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ पर ये दिया गया है कारावास निवारण और सुरक्षा उपाय में अनुच्छेद 22 में बताया गया है। यानी कि इन कारावास, जो व्यक्ति जो कोई भी काम करता है, कोई गुनाह करता है, तभी उसको कारावास में डालते हैं, तो इसमें उसकी सुरक्षा कैसे हो वह हमें अनुच्छेद 22 में बताया गया है। आगे देखिए, अगला अधिकार हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 दिए गए हैं। आप देखिए, यहीं मैं लिख देती हूं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देखेंगे ये दिए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। तो अब इसमें अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, आप देखिए 23 में बताया गया है मनुष्यों की अवैध खरीद फिरोख्त नहीं की जा सकती है। मानव तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी पर प्रतिबंध। शॉर्ट में बता रही हूं आपको, मानव तस्करी पर प्रतिबंध, या इसको निषेध कह सकते हैं। मानव तस्करी पर प्रतिबंध यानी कि मानव की तस्करी नहीं की जा सकती। पहले कई स्थानों पर ऐसा होता था, लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी, छोटे बच्चों को जबरन अगवा करके उनसे भीख मंगवाई जाती थी। तो यहाँ पर मानव तस्करी का निषेध किया गया है, आप देखिए। और उनसे जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। ये अनुच्छेद 23 में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद आप देखिए अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 24 में बच्चों से जो काम करवाते हैं, किसी भी कारखाने, कार्यालय, किसी भी संस्था द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो काम करवाते हैं, बाल मजदूरी, तो बाल मजदूरी का निषेध या उन पर रोक लगवाने का, जो उनका निषेध करने का जो हमें अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 24 में। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को अगर कोई काम करवाता है तो वो दंडनीय अपराध है। इसे हम सबको समझना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए इस विषय में। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में यहाँ 2 बातें बताई गई थी। मानव तस्करी पर प्रतिबंध, यानी कि जबरदस्ती किसी की तस्करी, उसको जबर मजदूर बनाना, बंधुआ मजदूर बनाना, उससे काम करवाना, ये चीज दे रखी है। और 24 में बच्चों के लिए दिया गया, यानी 14 वर्ष से कम जो भी बालक हैं उनको हम शोषण नहीं कर सकते, किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते, उनसे जबरन काम नहीं करवा सकते। तो ये दंडनीय अपराध दिया गया है। आगे देखिए, तीसरा अधिकार हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया। आप देखिए चौथा अधिकार। चौथा अधिकार हमारे दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी व्यक्ति को पूरे भारत देश में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म को वो मान सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपना स्वविवेक से वो काम कर सकता है। वो हमें अनुच्छेद 25 में बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है धार्मिक और धर्मार्थ संस्था की स्थापना, यानी कि धार्मिक प्रयोजन या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए हम कोई भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया है कि ऐसी आय या कोई भी आय जो धार्मिक कार्य के लिए या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति विनियोजित करता है तो उस व्यक्ति को कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि अगर धर्म के प्रयोजन के लिए, धार्मिक संस्था के कार्य के लिए हम कोई भी व्यय करते हैं, अपनी आय देते हैं, तो हमें कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उस आय पे हमारा कर नहीं ले सकता कोई। अनुच्छेद 28 में क्या गया है, राज्य कोष से बाहर चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जा सकते। यानी कि राज्य कोष, यानी कि राज्य की बात की, पर्टिकुलर एक राज्य है जैसे राजस्थान है, गुजरात है, उससे बाहर अगर कोई भी शैक्षणिक संस्था चल रही है तो उसमें उस संस्था में कोई भी धार्मिक निर्देश हम हमारे राज्य संबंधित नहीं दे सकते हैं। ये है अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें इनमें वर्णन किया गया है। अगला है 5वां, और इसमें आप देखिए 5वां हमारा है मूल अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। ये दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या नीची तबके के लोग हैं
वो अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रख सकें, अपने शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित कर सकें और अपनी अल्पसंख्यक जो संस्कृति है उनका बचाव कर सकें। यानी कि इन शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार में अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है कि वह अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए ये अधिकार दिया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है, जिसे आप देखिए अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 है जो सारे मूल अधिकारों के है प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 दिया गया है। सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन यहाँ पर किया जा सकता है, अनुच्छेद 32 में ये बात बताई गई है। आगे आप देखिए जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो सरकार ने शुरू की है वो हमारा अनुच्छेद होगा 21A। ये आपको विशेष ध्यान रखना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है बात। अनुच्छेद 21A में ये बात बताई गई है। तो आज हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा है। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं और 14 से 35 में इनका वर्णन किया गया है, इस वीडियो में हमने समझा है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।